हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक जो भी हमने इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट समिट हुई हो, जैसे कि G20 समिट हो गई, ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हो गई, या फिर आपका नाम समिट हो गई। तो इस तरीके के सभी इम्पोर्टेंट जो भी अरेंजमेंट हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा कुछ ना कुछ बिल पास किया जाता है, एमओयू साइन किए जाते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, तो उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस सिंगल वीडियो में आप जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक की इंटरनेशनल न्यूज को कवर कर सकते हैं। आपको किसी और सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट कंपाइलेशन दिया है जहां पर हम जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के इंटरनेशनल न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके पहले इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो गई, मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, इन सबको भी मैंने कवर किया हुआ है। साइंस एंड टेक की न्यूज को कवर किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं आपके अपकमिंग IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए। 100% ये सेशन यूजफुल होंगे। इनफैक्ट मैं संडे को आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि जो लास्ट 10 मंथ के हमने बैंकिंग इनिशिएटिव को डिस्कस किया हुआ है, आप उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। हमारे ये जो सेशन है, हमारा ये जो कंपाइलेशन है, ये आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है, आपके बैंकिंग एग्जाम है, SSC, डिफेंस या फिर रेलवे। ओके है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। कुछ समय पहले हमारे देश में भी स्नो लेपर्ड की सेंसस हुई थी और किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया गया है स्नो लेपर्ड को एज अ नेशनल सिंबल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कौन सी कंट्री है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है? तो आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है और साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा उनसिया, आपको साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा। अगर हम देखें IUCN कैटेगरी में इनका क्या स्टेटस है, तो IUCN की कैटेगरी में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे देश में जो हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो मेजर लोकेशन स्नो लेपर्ड की क्या हो गई है? मेजर लोकेशन आपको मिल जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जिसे हम ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जैसे कि 1973 में हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, कुछ उसी प्रकार स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत भी 2009 में की गई है। तो अगर आपसे स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई है, तो 2009 में हुई है। डन। नेक्स्ट है इंडिया टू चेयर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग हुई थी, उसको इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया था। जैसे आप लोगों ने प्रोजेक्ट परी के बारे में सुना होगा, इसका पर्पस था दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन करना। ठीक है, और ये आपकी 46 नंबर का सेशन था। कौन से नंबर की मीटिंग थी? 46 नंबर की मीटिंग थी, लेकिन पहली बार होस्ट कर रहा था इंडिया। तो इंडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट किया, जो कि 46 एडिशन था, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को में कौन है? विशाल V शर्मा है। ठीक है, यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1946 से इफेक्ट में आई है और 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है एंड 195 मेंबर कंट्रीज आपको यूनेस्को की देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, और यूनेस्को के करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? आद्रे अजोले आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप दिख रहा है, इजराइल। इजराइल आपको देखने को मिल रहा है। इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि ये कौन से सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। और इजराइल ने रिसेंटली स्काई ड्यू सिस्टम को इंटीग्रेट किया है लेबनान बॉर्डर पे। आप यहाँ पे अगर आप मैप देख पाएंगे तो इजराइल है, इजराइल का ये गोल्डन हाइट एरिया है। गोल्डन हाइट एरिया इजराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूटेड आपको मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है ये है डेड सी। डेड सी आपको इजराइल और जॉर्डन के बीच में दिख जाएगा। और यहाँ पर ये लेबनान है। लेबनान और यहाँ पर इजराइल की जो बॉर्डर है, यहाँ पर इन्होंने जो चलते हुए टेंशन के कारण स्काई ड्यू सिस्टम को लॉन्च किया है। स्काई ड्यू एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक पफ्ड एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेडार सिस्टम होता है। और ये कोई भी मिसाइल अटैक होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है। ये इजीली क्रूज मिसाइल को भी आइडेंटिफाई कर सकता है।
ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल थ्रेट वार्निंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब ये जो स्काईड्यू सिस्टम, इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है इजराइल डिफेंस एंड यूएस कंपनी ने, ठीक है, और जिसको फंड किया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। क्लियर है इतनी चीजें? स्काईड्यू सिस्टम को इजराइल को हैंड ओवर किया गया था 2022 में। इसका रेंज 250 किलोमीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब बात करेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट एनएएम समिट के बारे में। 19th एडिशन एनएएम समिट का कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा कंपाला, युगांडा में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा कि 19th एडिशन नॉन अलाइन मूवमेंट का कहां पर हुआ था? तो कंपाला, युगांडा में हुआ था, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। कंपाला, युगांडा में जो नाम समिट हुआ था, इसके साथ साथ G77 की भी मीटिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको युगांडा ने होस्ट किया था। अभी जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसकी शुरुआत या वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखने को मिल जाएंगे। 1954 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और पहली जो नाम समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्री के बारे में, तो टोटल 53 कंट्रीज हैं फ्रॉम अफ्रीका, 40 कंट्रीज है फ्रॉम एशिया, 26 कंट्रीज है फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्रीज में केवल और केवल बेलारूस है जो कि मेंबर है नॉन अलाइन मूवमेंट का। ठीक है। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया ने 7th नंबर की नाम समिट को होस्ट किया था 1983 में, जब हमने वर्ल्ड कप को भी जीता था, तब हमने इसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। ठीक है इतनी चीजें। चलिए, अगर आप देखो युगांडा, तो आपको युगांडा की लोकेशन यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगी। ये है युगांडा, और युगांडा की कैपिटल आपको कंपाला देखने को मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पे एक और मैप, ये आरबीआई का क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आप एक क्वेश्चन देख सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू द लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, तो लिथियम ट्रायंगल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें 3 कंट्रीज होती हैं, बोलेविया, चाइल या फिर चिली, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना, चिली और बोलेविया, इन तीनों को मिलाकर हम लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लिथियम का इन्हीं 3 कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब अर्जेंटीना की एक लिथियम कंपनी है और इंडिया की हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसी के बारे में हम डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है। तो इंडिया स्टेट ओन कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में काबिल कहते हैं, इन्होंने $2 बिलियन, ठीक है, सॉरी $2 बिलियन रुपीस, $24 मिलियन की डील साइन की है कैटामैरिका मिनरा कंपनी, जो कि अर्जेंटीना की कंपनी है। लगभग 15,000 हेक्टेयर के लैंड में ये एक्सहिबिशन करेंगे, मतलब 5 लिथियम ब्लॉक को एक्सप्लोर करेंगे, वहां से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली को हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। वही बोलीविया जो है वो लार्जेस्ट होल्डर है लिथियम रिजर्व का। ठीक है इतनी चीजें। कुछ समय पहले जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की, वहां पर भी हमें 5.9 मिलियन टन के लिथियम डिपॉजिट्स को देखा गया है। ठीक है। इसके अलावा आपको नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहां पर भी लिथियम की डिस्कवरी रेवांत हिल में की गई थी। डन। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। और इंडिया ने भी रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया है, तो इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूशन इसमें किया है? तो आइए कुछ बेसिक बातें हम पहले डिस्कस करते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का फॉर्मेशन 2019 में हुआ था, जिसमें आपको 16 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूके, स्पेन एक्सेट्रा। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है। जैसे कि नाम में मेंशन है स्क्वायर किलोमीटर एरे, 1 स्क्वायर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको कई सारे छोटे 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 एंटीनास देखने को मिलेंगे, और एक कंबाइन होकर एक टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं और काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो हमारे कई सारे जो साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड, एस्ट्रोफिजिक्स या फिर कॉस्मोलॉजी से एसोसिएटेड, तो उनके आंसर्स आपको ये देने का काम करेगा। ठीक है। इंडिया ने भी इस ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया है, आपको ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएगी, और 1250 करोड़ रुपीस इंडिया इसमें इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कंट्रीब्यूट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैबो वर्दे। कैबो वर्दे आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी अफ्रीका रीजन में,
और इसे WHO ने रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। तो मलेरिया फ्री कंट्री रिसेंटली किसे डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा? आंसर हो जाएगा कैबो वर्दे। और ये थर्ड नंबर की अफ्रीकन कंट्री है जिसे रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। इसके पहले मॉरिशियस को और फिर अल्जीरिया को डिक्लेयर किया गया था। डन। अभी इंडिया को भी ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय द WHO। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। तो 54th नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की मीटिंग कहां पर हुई है? दाओस में हुई है। हमेशा वहीं पे होती है, स्विट्जरलैंड में, जिसकी थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। अब इस मीटिंग के कुछ की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर सबसे पहले डिस्कशन हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर पे। रशिया यूक्रेन वॉर पे डिस्कशन किया गया था, किस तरीके से हम रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल हमास की वॉर का कोई एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जनरल इलेक्शन पर डिस्कशन किया गया था, जो एक डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कई सारे एक्टर एक्ट्रेस के फेक वीडियोस को वायरल किया गया है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी पे कंसर्न दिखाया गया। क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर डिस्कशन किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, इंडेक्स को पब्लिश करता है। मैंने लास्ट 10 मंथ के जो सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इंडेक्सेस हैं उनको डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना अपकमिंग एग्जाम में अपीयर होने से पहले। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहीं से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स या रिपोर्ट, ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिवील करने का काम करता है। नेक्स्ट है गेल इंडिया, जो कि इंडिया की टॉप गैस फर्म आपको देखने को मिलेगी और इन्होंने 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? यूएई की आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। और ये 10 साल की एलएनजी डील आपको देखने को मिलेगी। गेल इसके जरिए अपने पोर्टफोलियो को इन्हांस करना चाहता है और इंडिया की जो गैस डिमांड है उसको फुलफिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है। गेल ने यहाँ पर 0.5 मिलियन टन ऑफ एलएनजी को एनुअली प्रोक्योरमेंट करने के लिए आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और 2026 से ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम इंपोर्ट करने लगेंगे 0.5 मिलियन टन एलएनजी एनुअली। ओके है जी। संदीप कुमार गुप्ता चेयरमैन एंड डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे गेल के। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिक्स समिट। रिसेंटली आपको पता है कि ब्रिक्स समिट कंक्लूड हुई है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ब्रिक्स समिट किसने होस्ट की थी? कजान। कजान मतलब रशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इतनी चीजें, जिसका मोटो क्या था? स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और आपकी ये 16th नंबर की ब्रिक्स समिट थी जिसको कजान रशिया में आयोजित किया गया था और पहली बार 5 न्यू मेंबर्स ने मीटिंग को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स में टोटल आपको 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। इनिशियली 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड रिसेंटली 5 मोर कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई देखने को मिलेगा। रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री है जिसने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अर्जेंटीना वो कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में आपको मिल जाएगा और पहली जो ब्रिक्स समिट थी वो भी रशिया में हुई थी 2009 में। जबकि 15th नंबर की ब्रिक्स समिट आपको जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी 2023 में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज भी है। शॉर्ट न्यूज आने का ये मतलब है कि 1 मंथ की हमने यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी न्यूज थी वो कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट मंथ की तरफ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे कि इजराइल यहाँ पे लक्षद्वीप में कंट्रीब्यूट करने वाला है लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेगा कौन? इजराइल। ठीक है। जहां पर हम खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, डेनमार्क ने रिसेंटली अनवील किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस किसका है? इंडिया और डेनमार्क का है। रिसेंटली डेनमार्क ने इसको अनवील करने का काम किया है। इस एग्रीमेंट को 2020 में साइन किया गया था।
नेक्स्ट है श्रीलंका के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आईआईटी मद्रास के कैंपस को इनॉग्रेट किया है श्रीलंका के कैंडी में। ओके, तो श्रीलंका के कैंडी में आपको आईआईटी मद्रास का कैंपस देखने को मिल जाएगा। कैमरून ने वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? कैमरून ने लॉन्च किया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री मिल जाएगी। ये प्रोग्राम WHO का ही एक फंडेड प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा और ये यूज कर रहा है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन को। ठीक है, मॉस्क्यूरिस वैक्सीन को ये इस्तेमाल कर रहा है और इस वैक्सीन को एक ब्रिटिश फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इन्होंने इस वैक्सीन को रेडी करने का काम किया है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में, जो कि दुबई में हुई थी रिसेंटली, फरवरी मंथ में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया, टर्की एंड कतर को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सेकेंड इनविटेशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जब इंडिया को इनवाइट किया गया है। इसके पहले 2018 में भी इंडिया को इनवाइट किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान यूएई में पहला ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेंपल को भी इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई? दुबई में हुई। कौन कौन सी कंट्रीज को गेस्ट ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया था? तो इंडिया, टर्की एंड कतर। डन। नेक्स्ट बात करेंगे आनंद कुमार। आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी होगी। सुपर 30 जो मूवी है उसके ही फाउंडर या उस सुपर 30 जो इनिशिएटिव है उसके फाउंडर आपको आनंद कुमार जी देखने को मिलेंगे और इनकी लाइफ पर ही बेस्ड आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। आनंद कुमार जी को रिसेंटली गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा किसने दिया है? यूएई की गवर्नमेंट ने दिया है। गोल्डन वीजा का कॉन्सेप्ट यूएई की गवर्नमेंट ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन जो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी देख रहा है उसको लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी प्रोवाइड की जाती है यूएई में, अगर आपने आर्ट, कल्चर या किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, आनंद कुमार जी को कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, जो कि 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इन्हें दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत 2002 में की थी और पद्मश्री इनको 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट है SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी। अब इस कॉरिडोर को अगर हम मैप में समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा इसको समझना। आइए हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये मैप देखने को मिल रहा है। ये है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉरिडोर। मतलब ये इंडिया को साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, या कह सकते हो कि साउथ एशियन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे बायलैटरल ट्रेड को इनहांस किया जा सके। तो नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था मल्टीपल रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉरिडोर, जिसके लिए 3,400 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को इनहांस करेगा, इसके अलावा ट्रेडिंग को बूस्ट करने का काम करेगा। इस कॉरिडोर की शुरुआत 2001 में हुई थी और इस कॉरिडोर को फंड कौन करता है या इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका सेक्रेटरीट देखने को मिल जाएगा। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार इसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश ओपन ट्रेड ऑन गंगा रिवर। तो गंगा रिवर पे हमने ओपन ट्रेड या ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है और अपना पहला शिपमेंट किया है इंडिया से बांग्लादेश थ्रू द गंगा रिवर। ठीक है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश ओपन ट्रेड बाया द मैया जो पोर्ट है वो वेस्ट बंगाल में है, वही सुल्तानगंज जो पोर्ट है वो बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगा। तो गंगा रिवर पर यहाँ पे हमने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट की है। लगभग 16 किलोमीटर का ये स्ट्रेच आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 4.5 किलोमीटर वाटरवेज इंडिया में आता है और 11.5 किलोमीटर का वाटरवेज आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। एक बार जब ये वाटरवे फुली फंक्शनल हो जाएगा तो लगभग 200 से 300 टन ऑफ गुड्स को भी इजिली ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है। अगर इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में बात करें तो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, जो कि वर्ल्ड की 5th नंबर की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं।
अब यहाँ पे हमने जो गवर्नमेंट समिट के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे डिस्कशन किया था, उसके बाद ही सऊदी अरेबिया में क्या किया गया था, पहली लग्जरी ट्रेन को लॉन्च किया गया है। सऊदी अरेबिया की पहली लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। देखते हैं ये ट्रेन क्या करेगी। पहली लग्जरी ट्रेन है जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, जो कि मिडिल ईस्ट में रन करेगी और सऊदी अरेबिया में आपको स्टार्ट किया गया है। ये 800 माइल के डिस्टेंस को कवर करेगी और रियाद से स्टार्ट होगी, जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, और जॉर्डन की बॉर्डर तक ये ट्रेवल करने का काम करेगी। ठीक है, इतनी चीजें। इटालियन कंपनी इसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है COP14 मीटिंग। अब देखिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जब कई सारे देश आपस में मिलकर कोई डिस्कशन करते हैं तो उसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। अब अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन होता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हो रहा है तो COP29 मीटिंग रिसेंटली अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुई है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग मीटिंग होती है। अगर हम माइग्रेटरी स्पीसीज पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए मीटिंग अलग होती है, राइट। तो अभी हम COP14 मीटिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको होस्ट कर रहा था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये मीटिंग हुई है। ठीक है, 14th मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। किसने होस्ट किया? उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया है। ठीक है, अंडर द बॉन कन्वेंशन इस मीटिंग की शुरुआत की गई थी 1979 में। बॉन कन्वेंशन जर्मनी में साइन किया गया था। नाउ बात करते हैं, अल्जीरिया ने वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क को इनॉग्रेट किया है। वर्ल्ड की 3रे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पे लॉन्च हुई है? अल्जीरिया में। और अफ्रीका की ये लार्जेस्ट मॉस्क आपको देखने को मिल जाएगी। इसका कंस्ट्रक्शन एक चाइनीज फर्म ने किया है। 2010 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। लोकली इसे जामा अल जजीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोकल के लोग इसे जामा अल जजीर के नाम से जानते हैं। कहां पर है ये मस्जिद? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया में, आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, यूएई को रिसेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से रिमूव करने का काम किया है। एफएटीएफ से क्वेश्चन रिसेंटली सेबी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। एफएटीएफ का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, रिसेंटली इन्होंने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर करने का काम किया है। इसके अलावा बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है। इनफैक्ट टर्की को भी अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव करने का काम एफएटीएफ ने किया है। एफएटीएफ एक क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फर्म है, जिसको 1989 में स्टैब्लिश किया गया था G7 मीटिंग के बाद। ठीक है, इंडिया ने एफएटीएफ को एज अ ऑब्जर्वर 2006 में ज्वाइन किया था और फुल टाइम मेंबर 2010 में ज्वाइन किया। ठीक है, ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जो कि सेफ हेवन मानी जाती हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंट्री होती हैं जो कि ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल होती हैं, जो कि टेररिस्ट फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करते हैं एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के बारे में, तो उसमें आपको नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार जैसी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। Philippines became the first Asian country to ratify ILO convention to end workplace violence and harassment। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एंड द हरासमेंट एंड द वायलेंस इनटू द वर्कप्लेस। तो यहाँ पर फिलीपींस ने इसको ज्वाइन किया और ऐसा करने वाला ये पहला एशियन कंट्री बन चुका है। ठीक है, जिसमें टोटल 37 मेंबर कंट्रीज हैं। पहला एशियन कंट्री आपको फिलीपींस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था। कहां पर? कोलंबो में। ठीक है, ये 5th नंबर का एडिशन था। पहली बार इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2016 में हुआ था। 3 दिन का इंटरनेशनल गीता महोत्सव है। ठीक है, जिसको नेलू पोकुना थिएटर कोलंबो में किया गया था, जिसको हरियाणा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने स्पॉन्सर करने का काम किया था। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट अगला है अगेलगा आइलैंड। तो क्वेश्चन बनेगा कि अगेलगा आइलैंड कहां पर है? तो अगेलगा आइलैंड आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया एंड मॉरिशियस ने रिसेंटली कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पर ये लोकेशन दिख रही है आपको अगेलगा आइलैंड की। अगेलगा आइलैंड पे कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि एयर स्ट्रिप वगैरह को लॉन्च किया गया है, जिससे हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग रूट है, इस ट्रेडिंग रूट को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और चाइना की पावर को काउंटर भी कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो थे मॉरिशियस के, जिनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ, उनके साथ मिलकर कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है अगेलगा आइलैंड में, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप शामिल है।
सेंट जेम्स जेटी सर्विसेज शामिल है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निकारागुआ। निकारागुआ आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी, मिडिल अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसको आप कैरेबियन कंट्री भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है निकारागुआ, जो कि कैरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो चुकी है निकारागुआ की। चलिए, निकारागुआ हैज बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया या आईपी या इंडिया फार्मा स्टैंडर्ड। हमारे देश में जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं कि केवल निकारागुआ पहली कंट्री है, हमारे स्टैंडर्ड को ऑलरेडी कई सारे कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशियस, सूरीनाम, इन्होंने भी अडॉप्ट करके रखा हुआ है। लेकिन पहली बार किसी स्पेनिश स्पीकिंग नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जिसका नाम है निकारागुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है WEIDI फंड। तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इन दोनों ने मिलकर $50 मिलियन का एक नया फंड बनाया है फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट, जिसका नाम है WEIDE फंड। किसने बनाया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने मिलकर बनाया है। $50 मिलियन का ये फंड है, जिससे हम डिजिटल इकोनॉमी में वीमेन्स की मदद करेंगे। ठीक है, to assist women-led business and entrepreneurship in the developing economy and least developed countries। और यूएई पहला कंट्रीब्यूटर है जिसने $5 मिलियन का फंड कंट्रीब्यूट किया है इस फंड में। अगर हम बात करें अबाउट द WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसने रिप्लेस किया था GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड को रिप्लेस किया था। अंडर द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन WTO का फॉर्मेशन जेनेवा में हुआ था। 166 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और रिसेंटली जो नया मेंबर है जिसने WTO को ज्वाइन किया है वो कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते हैं। तो कोमोरोस और तिमोर लेस्ते नई कंट्रीज हैं जिन्होंने WTO को ज्वाइन किया है। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर हो जाएगा नगोजी ओकोंजो इबेला, जो कि पहली अफ्रीकन ऑफिशियल और फर्स्ट वीमेन आपको देखने को मिलेंगी जो कि WTO के डायरेक्टर जनरल की पोजीशन को संभाल रही। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि यॉन्डे डिक्लेरेशन का रिलेशन किससे है? तो यॉन्डे डिक्लेरेशन का रिलेशन आपको मलेरिया से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कैमरून के बारे में। यह है कैमरून, और कैमरून में ही एक शहर है जिसका नाम है यॉन्डे, और यॉन्डे में डिक्लेरेशन साइन हुआ है इसलिए इसका नाम यॉन्डे डिक्लेरेशन देखने को मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज, इन्होंने रिसेंटली मलेरिया के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए एक यॉन्डे डिक्लेरेशन को साइन किया है। यॉन्डे डिक्लेरेशन को WHO की प्रेजेंस में साइन किया गया है बाय द 11 कंट्री। इनका पर्पस है कि हम कुछ इस तरीके से फ्रेमवर्क रेडी करेंगे जिससे मलेरिया से होने वाली डिसीजेस को अप टू 90% तक हम रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहली बार इस तरीके के एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन किया है जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में, तो EFTA में 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी और इसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? वही अगर टेपा एग्रीमेंट, टेपा मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसी एग्रीमेंट को इंडिया ने 4 कंट्रीज के साथ साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंदर EFTA जो कंट्रीज है वो भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगी नेक्स्ट 15 ईयर्स में। आने वाले 15 सालों में हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन का आएगा इन 4 कंट्रीज से। इसके अलावा हमने अपनी टैरिफ लाइन में चेंज किया है जिसके कारण कई सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें जैसे कि स्विट्जरलैंड की जो वॉचेस होती हैं उन सब पे आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, तो इन सब की जो कॉस्टिंग है हमारे देश में कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही सारा एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन किया गया है, लेकिन जो गोल्ड पे ड्यूटीज हैं उनको अनटच रखा गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और EFTA मार्केट एक्सेस ऑफर कवर 100% नॉन एग्री प्रोडक्ट, नॉन एग्री प्रोडक्ट को यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप यहाँ पे टैरिफ लाइन पढ़ सकते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि इसकी PDF कैसे मिलेगी, कहाँ से लेनी है, क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, तो बहुत आसान सा तरीका है। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं,
आप प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहां पर आपको मिलता है एक मैगजीन सेक्शन, और उसमें आपको यहाँ पे लास्ट 10 मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स की मैगजीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें ये सभी टॉपिक के पीडीएफ्स हैं। मतलब आपके बुक्स एंड अवार्ड्स हैं, आपके स्पोर्ट न्यूज हो गई, इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसके अलावा आपके इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग इनिशिएटिव, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस बुकलेट को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। यहाँ पर आपको ईस्टर्न कॉरिडोर देखने को मिल रहा है और रिसेंटली इसे ऑपरेशन कर दिया गया है। ये कॉरिडोर आप देखेंगे तमिलनाडु चेन्नई को व्लादिवोस्टोक रशिया के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा, जो कि ऑल्टरनेटिव रूट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले हम जनरली इस एग्जिस्टिंग रूट का इस्तेमाल करते थे फॉर मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसकी लेंथ भी ज्यादा थी और यहाँ पे कॉस्टिंग भी ज्यादा आती थी, डिस्टेंस भी ज्यादा था, और होती रिबेल्स का अटैक भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा था। इसलिए हमने एक नया ऑल्टरनेटिव रूट को डिस्कवर किया है, जो कि 5647 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है, जिसमें आपको 16 दिनों का समय भी कम लगेगा। और ये जो आपका मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसमें हमारी कॉस्टिंग भी आपको कम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेटो डायना प्रोग्राम। अब नेटो का एक प्रोग्राम है डायना। डायना का मतलब है डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेशन फॉर नॉर्थ अटलांटिक प्रोग्राम। जो भी कंट्री नेटो को ज्वाइन करती है वो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद डायना प्रोग्राम का पार्ट हो जाती है या फिर डायना प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेती हैं। कुछ समय पहले फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था, फिर स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया, अब फिनलैंड ने डायना प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। डायना प्रोग्राम के अंदर जो नेटो की कंट्रीज होती हैं, नेटो उनको फंडिंग करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और उनको इनोवेशन करने के लिए जो यूजफुल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ऑल नेटो नेशन आर मेंबर ऑफ द डायना प्रोग्राम। डायना प्रोग्राम किसका है? नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। कुछ समय पहले यहाँ पर हेती में जो लगातार वायलेंस चल रहा था, उसके कारण जो इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टेनेसी के बारे में। टेनेसी आपको यूएसए में, अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए स्टेट है टेनेसी, और ये पहला स्टेट बन गया है जो कि अपने म्यूजिशियंस के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द एआई। ठीक है, तो टेनेसी मेड हिस्ट्री एंड बिकमिंग द फर्स्ट यूएस स्टेट टू साइन ऑफ ऑन लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट म्यूजिशियन फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1 जुलाई से ये लॉ एप्लीकेबल हो चुका है। अगर कोई भी किसी भी म्यूजिशियन के सॉन्ग्स को, उनके म्यूजिक को कह सकते हो कि यूज करता है, तो उस पर कॉपीराइट होगा, वायलेंस होगा, और उसको पेनल्टी इंपोज की जाएगी। टेनेसी को हम म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेप्सिको टू इन्वेस्ट $400 मिलियन मोर इन 2 न्यू प्लांट्स इन वियतनाम। तो यहां पर देखेंगे पेप्सिको जो है वो वियतनाम में एक नया प्लांट सेटअप कर रहा है, जिसके लिए वो $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑलरेडी वियतनाम में पेप्सिको का प्लांट है, अब 2 नए प्लांट्स को भी ये कवर करने वाला है, और ये जो प्लांट्स बनाए जाएंगे ये रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होंगे। पेप्सिको ने वियतनाम में अपने बिजनेस को 1994 में स्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है इंडिया विल स्पेंड $3.7 बिलियन टू फेंच पोरस बॉर्डर विथ म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार की ये जो बॉर्डर है, जिसमें लगातार इलीगल माइग्रेशन होता रहता है, तो इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, 1610 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है पूरा, जिसके लिए $3.7 बिलियन का खर्चा आएगा, और गवर्नमेंट पूरे तरीके से इसकी फेंसिंग करने वाली है। क्लियर है? टोटल जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है, लेकिन फेंसिंग किस में की जा रही है? 1610 किलोमीटर की बॉर्डर में की जा रही है। अगर हम म्यांमार और इंडिया के बॉर्डरिंग स्टेट देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये बॉर्डरिंग स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक ब्रिज है जिसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज। कुछ समय पहले एक कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी यूएसए में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहां पर है, आंसर हो जाएगा मैरीलैंड में है, यूएसए में है। किस नदी पर सिचुएटेड है? तो अगर आप देखेंगे तो बाल्टीमोर आप देख सकते हैं, ये है आपका बाल्टीमोर एरिया। बाल्टीमोर एरिया में आपको मैरीलैंड देखने को मिलता है, मतलब मैरीलैंड में ही बाल्टीमोर एरिया है जहां पर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज था। और फ्रांसिस स्कॉट जो ब्रिज है वो आपको यहाँ पर
पेटेप्सो रिवर पर देखने को मिलता है। ये रिसेंटली कोलैप्स हो गया था क्योंकि यहाँ पे एक कंटेनर शिप जिसका नाम था डाली जो कंटेनर शिप था वो सिंगापुर का कंटेनर शिप था, वो जा रहा था और जिससे ये टकरा गया और कोलैप्स हो गया। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज को 1977 में बनाया गया था, ठीक है, और ये ब्रिज आपको पेटेप्सको रिवर पर देखने को मिलेगा। 8636 फीट का आपको ये ब्रिज देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। रिसेंटली कंक्लूड हुआ है रोम में। FAO मतलब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है, इसलिए क्लोजिंग सेरेमनी आपको रोम इटली में देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 क्लियर है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर करें। 2024 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स डिक्लेयर किया है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स हमने 2025 को डिक्लेयर किया है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। हम सभी को पता है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो 2024-25 के लिए 5 नए मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन एंड स्लोवेनिया आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कोविनेट इनिशिएटिव। आपको WHO का एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जो कि एक नेटवर्क है देश भर की लैबोरेटरीज का, ठीक है। तो WHO ने लॉन्च किया है कोविनेट, एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ लैबोरेटरीज जिसमें ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट में जो कोरोना वायरस है उसका सर्वेलांस किया जाएगा। अगर कोई नया स्ट्रेंड मिलता है तो उसको चेकआउट किया जाएगा, नई वैक्सीन को डिस्कवर किया जाएगा जिससे हम रिस्क के लिए प्रिपेयर रह सकें। तो रिसेंटली इसमें आप देख सकते हैं 36 लेबोरेटरीज आपको 21 कंट्रीज की देखने को मिल जाएंगी। 3 इंडियन लेबोरेटरीज भी इसमें इंक्लूड है। तो कोविनेट में कितनी इंडियन लेबोरेटरीज हैं? कोविनेट में आपको 3 इंडियन लेबोरेटरीज देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी? पहला है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकेंड है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इस नेटवर्क का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली 46 नंबर की अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को भी होस्ट किया था कोच्चि केरला में, ठीक है। ये 46 नंबर का एडिशन था जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिन्होंने इस मीटिंग को होस्ट करने का काम किया था। अगर मैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बात करूं तो 1959 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था वॉशिंगटन DC में और ये 1961 से फोर्स में है। इसका पर्पस है कि अंटार्कटिका को वॉर फ्री या फिर मिलिट्री फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है। इसमें कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार की मतलब लॉन्चिंग नहीं कर सकती है, अपने वेपन्स को या अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकती है। केवल इस आइलैंड का इस्तेमाल या केवल इस कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंटली 56 कंट्री आपको सिग्नेटरी देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। अब इंडिया की भी रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के रिसर्च सेंटर कौन कौन से? तो 1983 में हमने दक्षिण गंगोत्री को स्टैब्लिश किया था, फिर उसके बाद हमने मैत्री को बनाया 1989 में और भारती को 2012 में सेटअप करने का काम किया है। नाउ बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है जो कि पोलर रीजन में स्पेशली आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन में, हिमालय एंड सदर्न ओशियन रीजन में रिसर्च वर्क करने का काम करती है। वास्को डिगामा गोवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो यहाँ पे यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने $5 लाख कंट्रीब्यूट करने का काम किया है, जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म को खत्म कर सकें। टेररिज्म को खत्म करने के लिए इस फंड में इंडियन गवर्नमेंट ने $5 लाख का कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है 30th एनिवर्सरी ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब यहाँ पे ट्रिप्स क्या होता है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर GI टैक्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिप्स का फॉर्मेशन किया गया था। ट्रिप्स का फॉर्मेशन किसने किया था? WTO ने किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और रिसेंटली इसकी 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आया था और इंडिया ने 1995 में ही ट्रिप्स एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का काम किया है। नेक्स्ट
अब दुबई ना दुनिया भर के जो गेमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इन्होंने गेमिंग वीजा को लॉन्च किया है। ठीक है, दुबई ने इनोवेटिव गेमिंग वीजा को लॉन्च किया है, जिसका पर्पस क्या है, दुनिया भर के जो गेमर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना। लगभग 30,000 गेमर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्ट किया जाएगा और 2033 तक एक डेवलपिंग हब दुबई को क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, उसका जो भी काम है वो अपने सीवी के साथ अपलोड कर सकता है और फिर उसको गेमिंग वीजा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोचना। ठीक है, सहृदय लोका लोचना, इन्हें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो रिसेंटली यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में 29 आइटम्स को एंट्री दी है, जो कि ह्यूमन इनोवेशन का एक एपिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रिसेंटली 10th नंबर की जो जनरल मीटिंग हुई थी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया पैसिफिक, कहां पर हुई थी, उलन बटार, जो कि कैपिटल है मंगोलिया की, वहां पर ही मीटिंग हुई थी। और रिसेंटली इसमें 3 नई एंट्रीज हुई हैं, रामचरितमानस हुई है, पंचतंत्र हुई है जो कि विष्णु शर्मा जी की रचना है, एंड सहृदय लोका लोचना को शामिल किया गया है। क्लियर है इतनी चीजें? डन। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वायलेंस टूवर्ड्स वीमेन। तो यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसने एक लॉ को पास किया है अगेंस्ट वायलेंस टूवर्ड्स वीमेन। टोटल 27 मेंबर स्टेट ने इसको साइन करने का काम किया है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे कोई ऑफेंस करता है या वायलेंस करता है अगेंस्ट द वीमेन, तो उनको इम्प्रिजनमेंट एंड पनिशमेंट के प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है वेनेजुला, पहली कंट्री बन गई है जिसके सारे ग्लेशियर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सारे ग्लेशियर लॉस्ट हो चुके हैं। तो वेनेजुला इज द फर्स्ट मॉडर्न कंट्री टू लूज ऑल द ग्लेशियर। ठीक है, ये आपको इंपैक्ट बताता है एनवायरमेंट का। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल को ओपन किया गया है भूटान में। किंगडम ऑफ भूटान ने वर्ल्ड का पहला कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल को ओपन किया है थिम्पू में, और ये कोलैबोरेशन है वर्ल्ड एक्वेटिक एंड भूटान एक्वेटिक फेडरेशन का, जिसकी हाइट 8,200 फीट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टकेडा डेंगू वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टकेडा टकेडा फार्मास्यूटिकल्स डेंगू वैक्सीन, जिसका नाम है TAK-003 को परमिशन दे दी है, और इसका ब्रांड नेम क्या होगा, क्यू डेंगा आपको ब्रांड नेम देखने को मिलेगा। टकेडा एक जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये जो क्यू डेंगा है, ये डेंगू वैक्सीन है जो 6 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए है, और इसको इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राजील में अप्रूवल भी दे चुके हैं। ये आपकी सेकेंड नंबर की डेंगू या डेंगू वैक्सीन देखने को मिल जाएगी। इसके पहले आपको एक और वैक्सीन देखने को मिलेगी जिसका नाम है डेंगा वैक्सिया। ओके, डन। नेक्स्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर से क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम यूएई ने विजिट किया था इंडिया, और हमारा डिस्कशन हुआ था पहली बार इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। आप यहाँ पे इस कॉरिडोर को देख सकते हैं। जब इंडिया ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया था, तब हमारा डिस्कशन हुआ था कि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ 7 कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट को प्रमोट करने के लिए इस कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। ये जो कॉरिडोर है आप देख सकते हैं, इंडिया को गल्फ कंट्री से लेकर यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है। रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, शिपमेंट्स, आपको सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस कॉरिडोर के 2 पार्ट है, एक है ईस्ट कॉरिडोर और एक है नदर्न कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट कॉरिडोर जो है वो इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता है, इंडिया को गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है, वहीं जो नदर्न कॉरिडोर है वो गल्फ को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्राजेनेका $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि जिसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज यूके में आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंगापुर में कैंसर ट्रीटमेंट के एडवांसमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के इलाज के लिए सिंगापुर में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, एस्ट्राजेनेका कर रहा है। 2024 में कंस्ट्रक्शन सेट टू बिगिन बाय द एंड ऑफ 2024, और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2029 तक, जिसमें कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाया जाएगा जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इलाज करेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे मेड्स माइग्रेशन स्कीम।
अभी जो मेट्स स्कीम है ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि इंडियन यूथ्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, मेट्स का मतलब है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम फॉर इंडियन नेशनल्स। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है MMPA एग्रीमेंट 2023 में, जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट। उसी के अंदर आपको ये मेट्स स्कीम देखने को मिल जाएगी जो कि इंडियंस को बेहतर करियर ऑप्शन प्रोवाइड करती है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल की है और अगर आप किसी भी डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज रख सकते हैं तो आप जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। नेक्स्ट है एलॉन मस्क लॉन्च स्टारलिंक इन इंडोनेशिया। अब स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें स्टारलाइन प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा, बहुत सारे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। 2019 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर लगभग 12,000 किलोमीटर की हाइट पर, 350 से 1200 किलोमीटर की हाइट पर, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिससे हम अपनी जो भी लेटेंसी आती है ब्रॉडबैंड नेटवर्क में उसको और बूस्ट कर सकते हैं। तो एलॉन मस्क ने स्टारलाइन प्रोजेक्ट को इंडोनेशिया में इंट्रोड्यूस किया है। इंडोनेशिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडोनेशिया के एजुकेशन सेक्टर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और रिमोट एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ एआई समिट। तो सेकेंड एडिशन एआई समिट कहां पर हुई है, सियोल साउथ कोरिया में हुई है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूके ने मिलकर इसको होस्ट किया था। पहली जो समिट हुई थी, अगर उसके बारे में बात करें तो पहली समिट ब्रिटेन में हुई थी 2023 में, और जो नेक्स्ट समिट या थर्ड एडिशन जो एआई समिट का होगा वो फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएगा 2025 में। डन। नेक्स्ट बात करेंगे 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन इन इंडोनेशिया बाली। तो 10th एडिशन वर्ल्ड वाटर फोरम कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया बाली में हुआ था, जिसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया गया था कि वाटर को कैसे हमें कंजर्व करना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इस फोरम की जो मीटिंग है, फोरम इज हेल्ड एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल में ये मीटिंग होती है सिंस 1997। और इसकी को होस्ट कौन था, तो वाटर काउंसिल, वर्ल्ड वाटर काउंसिल इसकी को होस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड वाटर काउंसिल के अलावा यहाँ पे 10th एडिशन को इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, जिसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। डन। नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लोन रेमल के बारे में। साइक्लोन रेमल इस सीजन का पहला साइक्लोन था जो कि बे ऑफ बंगाल में इनिशिएट हुआ था, और जो रेमल नाम है वो ओमान ने दिया था, जिसमें 100 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी, जिसने हमारे जो इंडिया में वेस्ट बंगाल का एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, उसको इफेक्ट किया था। ठीक है, और बांग्लादेश को इसने इफेक्ट करने का काम किया था। अब स्पेन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 99th मेंबर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया है। और रिसेंटली हमने मॉर्निंग 9 AM पे जो हमारे करंट अफेयर्स डेली होते हैं, मैंने डिस्कशन किया था अबाउट द अर्मेनिया। अर्मेनिया ने एज अ 104 मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका फॉर्मेशन 2015 में इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से किया गया था। चलिए, नेक्स्ट आता है ड्रोन वॉल। तो ड्रोन वॉल यहाँ पे देखो जो नेटो कंट्रीज है जैसे कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलती हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये जो 6 कंट्रीज है यहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर रही है जिसका नाम है ड्रोन वॉल। वॉल का मतलब ये नहीं है कि आपको दीवार बना देनी है, मतलब यहाँ पे ड्रोन को डिप्लॉय किया जाएगा ये 6 नेटो कंट्रीज के द्वारा, जिससे अगेंस्ट द रशिया को काउंटर करने के लिए। ठीक है, कुछ समय पहले आपको मैंने बता ही दिया कि स्वीडन ने और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर नेटो में आपको 32 देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वॉक द टॉक योगा सेशन कंक्लूड इन जेनेवा। हम सभी को पता है कि 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा 5th एडिशन ऑफ वॉक द टॉक योगा सेशंस को भी कंक्लूड किया गया है। कहां पर, WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे हमने 21 जून को सेलिब्रेट किया था। पहली बार इवेंट को सेलिब्रेट किया गया था कब, 2015 में, और थीम क्या है, योगा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। और ये आपको 10th एडिशन योगा डे का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रशिया ने रिसेंटली तालिबान को टेरर लिस्ट से रिमूव कर दिया है। रशिया विल रिमूव द तालिबान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका रीजन ये है कि अफगानिस्तान और रशिया की जो ट्रेडिंग है वो इनहांस हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। कुछ समय पहले कजाकिस्तान ने भी तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर करने का काम किया था। अब कुछ शॉर्ट न्यूज और देख लेते हैं हम।
G7 कंट्रीज एग्री हो गई हैं कि वो कोल पावर के कंजप्शन को, कोल पावर के यूज को एंड कर देंगे बाय द 2035। इसके अलावा श्रीलंका में माता सीता का एक टेम्पल इनॉग्रेट किया गया था, जिसके अभिषेक के लिए सरयू रिवर से पानी ले जाने की परमिशन यूपी गवर्नमेंट ने दी थी। फिर गूगल आर्ट एंड कल्चर ने न्यू डिजिटल एग्जीबिशन मिलेट सीड्स ऑफ चेंज को लॉन्च किया था। नेपाल एवरेस्ट मैन, जिनका नाम है रामी की कामी रीता, तो रीता कामी या कामी रीता जो है, इन्होंने 30 टाइम माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। और G7 कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे 2050 तक। वह इंडिया का कमिटमेंट है कि 2070 तक वो नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। डन। आई नो सेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि लास्ट 10 मंथ्स की इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत ही सिलेक्टिव, जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी है, उन्हीं न्यूज को कवर किया है। बाकी तो सारी न्यूज को मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। इसलिए मैं कहूंगी कि एटलीस्ट इस सेशन को आप एंड तक देखो, जिससे आपके सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो है वो कवर हो जाए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप चाहो तो 2 पार्ट्स में इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल आर्काइव, फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान प्रिजर्व डायस्पोरा रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा ओमान में रहते थे और उस समय के उनके जो रिकॉर्ड है, जैसे कि उनके लेटर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनको यहाँ पे प्रिजर्व करने का काम नेशनल आर्काइव कर रही है। और ये नेशनल आर्काइव का पहला ओवरसीज प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, द ओमान कलेक्शन आर्काइवल हेरिटेज ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन ओमान। तो एम्बेसी ऑफ मस्कट और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का ये आपको ज्वाइंट कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें 1838 तक के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इन सारे रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और अभिलेख पोर्टल में इसको रखा जाएगा। और अभिलेख पोर्टल जो है वो जनरल पब्लिक भी इसको एक्सेस कर सकती है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? 11 मार्च 1891 में हुआ था, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर को 1911 में शिफ्ट कर दिया गया, जब हमने कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर की थी उसी समय। नेक्स्ट बात करेंगे अडानी पोर्ट टू मैनेज दर ए सलाम पोर्ट ऑफ तंजानिया फॉर 30 इयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दर ए सलाम पोर्ट कहां पर है? तो दर ए सलाम पोर्ट तंजानिया में है। इस पोर्ट को लीज बेसिस पे 30 इयर्स के लिए किसने एक्वायर किया है? अडानी पोर्ट ने किया है। अडानी पोर्ट इस कंटेनर टर्मिनल 2 को मैनेज करने का काम करेगा, क्लियर है। अडानी पोर्ट के कई सारे और भी इंटरनेशनल पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे दर ए सलाम के अलावा। आपने सुना होगा हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल में है, और कोलंबो में भी आपको श्रीलंका का जो कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसको भी अडानी ग्रुप ही मैनेज करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट टाइम टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 टू 2026। तो यहाँ पे कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत 2003 में हुई थी। यहाँ पे इंडियन ओशियन की जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा जो कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप आपको कोलंबो देखने को मिल जाएगा, कोलंबो प्रोसेस। और पहली बार कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैनशिप इंडिया के पास आई है 2024 से 2026 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो रिसेंटली इंडिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन ने मिलकर लॉन्च किया है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सैन डियागो, कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे जो भी बायोफार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसको बूस्ट यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। फिर से आने वाले 2 सालों के लिए, मतलब 2025 से 2027 के लिए, 2025 से 2027 के लिए 5 मेंबर कंट्रीज को इलेक्ट किया गया है यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। ये 5 कंट्री यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर होंगी 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस आपको देखने को मिल जाएंगे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एंड 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो नासा का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये बताता है पीसफुल यूज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना। पेरू एंड स्लोवाकिया ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है फॉर पीसफुल मून एक्सप्लोरेशन। और ये नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन का, उसका ही एक आपको अकॉर्ड देखने को मिलेगा। तो 41 नंबर की कंट्री पेरू बन चुकी है एंड 42 नंबर की कंट्री स्लोवाकिया बन चुकी है, जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को रिसेंटली ज्वाइन किया है,
ठीक है। आर्टिमिस अकॉर्ड को नासा ने ज्वाइन किया था 2020 में, 2020 में। ओके जी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिक्लेयर किया है। तो यूनाइटेड नेशन का ये वाला इंपॉर्टेंट डे है, इसको मैं 7 स्टार आपको देना चाहती हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले किसी ना किसी वनडे एग्जाम में 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो 2025 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर करने का काम किया है, जिससे हम क्वांटम टेक्नोलॉजी और रिसर्च वर्क कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे, WHO रिकॉग्नाइज थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो यहाँ पे देखो, WHO का एक इनिशिएटिव है और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष और आयुर्वेदा पे रिसर्च कर रहा है, उसका एक पूरा डेटा बुक रेडी कर रहा है। इसके लिए जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, औषधियों के बारे में जानते हैं, उनका एक नेटवर्क बना रहा है। तो WHO ने तीसरे इंडियन इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च, और वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? हैदराबाद का है इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ठीक है, फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ये एग्रीमेंट जो है वो 4 सालों के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है, हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरू और स्लोवेनिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, उसी प्रकार अर्मेनिया भी 43rd नंबर की सिग्नेटरी बन गई है, जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने का काम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे G7 मीटिंग के बारे में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया था, और ये 50th नंबर की G7 समिट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पीएम मोदी रिटर्न आफ्टर द सक्सेसफुल G7 आउटरीच मीटिंग इन द इटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था बाय द इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। ये पहली बार नहीं है, 5th टाइम है जब यहाँ पर इनवाइट किया गया है G7 आउटरीच प्रोग्राम के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को। 2019, 2021, 2022, 23 और 24 में भी इनविटेशन दिया जा चुका है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको 2003 में इनवाइट किया गया था। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हुआ? तो इस G7 मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि हमारे जो G7 कंट्रीज है वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे ऑनगोइंग वॉर के चलते। इसके अलावा क्या बोला गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साइन किया है 10 ईयर का सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ। वो यूक्रेन के सपोर्ट करेंगे, मतलब यूक्रेन में ऐसा नहीं है कि हम अपनी फोर्स को डिप्लॉय कर देंगे, ऐसा नहीं है, बट यूक्रेन को वो इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्म्स देकर, मॉडर्न एमिनेशन प्रोवाइड करके। इसके अलावा G7 कंट्रीज ने $50 बिलियन लोन प्रोवाइड करने की बात की है यूक्रेन को, जिससे वो अपने इकोनॉमी को और अच्छा बेहतर कर सके। इसके अलावा जो 51st नंबर की जो G7 कंट्रीज की मीटिंग होगी वो कनाडा में होगी 2025 में। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज को बूस्ट करने के लिए G7 कंट्रीज ने यहाँ पर अफ्रीका यूनियन एजेंडा 2063 को भी लॉन्च किया है, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इनहांस करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसे हमने मेतई प्लान नाम दिया है, और इस मेतई प्लान के अंदर 5.5 बिलियन यूरोस का लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द G7 कंट्रीज टू द अफ्रीकन कंट्रीज। ओके जी। नेक्स्ट है, यूक्रेन लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अनमेन्ड सिस्टम फोर्स, मतलब पहली बार किसी कंट्री ने ड्रोन फोर्स को लॉन्च किया है, और वो कंट्री कौन सी है? यूक्रेन। यूक्रेन ने वर्ल्ड की पहली स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच जो कि ड्रोन से ऑपरेट होगी कंप्लीटली, इसमें ड्रोन आपको देखने को मिलेंगे, इसको लॉन्च किया गया है कीव में, जो कि यूक्रेन की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपको व्लादिमीर जेलेंस्की देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है बजाज ऑटो के बारे में। तो बजाज ऑटो ने अपना पहला ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया है ब्राजील में। हम सभी को पता है कि बजाज ऑटो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए, और इन्होंने पहली बार इंडिया के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने का फैसला लिया है ब्राजील में। बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर पुणे में है, 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नाउ बात करते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क पहली कंट्री बन गई है जिसने कार्बन टैक्स इंपोज करने की बात की है ऑन द गैसी कैटल, मतलब वो सारे लाइफ स्टॉक जो कि मीथेन गैस को इमिट करते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं, तो उन पे टैक्स इंपोज किया जाएगा बाय द डेनमार्क गवर्नमेंट। एंड डेनमार्क इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंपोज अ कार्बन टैक्स ऑन द लाइफ स्टॉक एमिशन। ठीक है, क्योंकि इनका टारगेट है कि 2030 तक हमें ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में 70% का रिडक्शन करना है। फार्मर्स को यहाँ पे 300 क्रोनर्स पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है, यूनेस्को नेम्स 18 न्यू जू पार्क्स
तो यहाँ पर यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क को लिस्ट में इंक्लूड किया है और टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स पूरे वर्ल्ड में कितने हो चुके हैं? 213 213 जियो पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा जियो पार्क है जो ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में आपको ये जियो पार्क देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी कंट्री है? बेल्जियम एंड नीदरलैंड के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूनेस्को ने जो नई कैटेगरी है जियो पार्क लिस्ट की, इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। जियो पार्क वो आपके लोकेशंस होते हैं जिसको लोकल कम्युनिटी कंजर्व करती हैं और उसका एक यूनेस्को के हिसाब से हेरिटेज या महत्व भी रहता है और कंजर्वेशन का काम लोकल कम्युनिटी करती है। तो ऐसे एरियाज को हम जियो पार्क कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क 213 आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यूएसए का एक स्टेट है जिसका नाम है एरिजोना, और एरिजोना ने प्लूटो को अपना ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है। हम सभी को पता है कि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया था और आज के समय में ये डॉर्फ प्लैनेट आपको देखने को मिलता है प्लूटो। बट प्लूटो को अपना ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट किसने डिक्लेयर किया है? तो एरिजोना ने किया है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन के बारे में। जैसे कि यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बूस्ट करता है। सिमिलर यहाँ पर रशिया जैसी कई सारी कंट्री जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया और बेलारूस, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बूस्ट करने के लिए यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन का फॉर्मेशन किया। और इस यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन के साथ अभी रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो अगर आपको उससे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें देखने को मिलेंगी, तो आपको 5 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, अर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया। 2014 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया था जिग, बिकॉज यहाँ पे जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन परसेंट बहुत ज्यादा था। बीच में तो 300 से लेकर 500 तक परसेंट आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इसलिए गोल्ड बैक जिग नाम से एक नई करेंसी किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये क्वेश्चन रिसेंटली सेबी एग्जामिनेशन ने पूछा था कि इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है या कितनी मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम को होस्ट किसने किया है? सिंगापुर ने। और ये पहली मीटिंग आपको क्लाइमेट चेंज पर देखने को मिल जाएगी। आईपीईएफ का फॉर्मेशन 2022 में किया गया था जिसमें आपको टोटल 14 मेंबर कंट्री देखने को मिल जाएंगी और सिंगापुर ने इस मीटिंग को होस्ट करने का काम किया था। इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में। हम सभी को पता है कि मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसको 15 अगस्त 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जिसपे हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर के समय खाना प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इंडोनेशिया को काफी पसंद आया। तो इंडोनेशिया में जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो इंडिया की मिड डे मील स्कीम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस स्कीम के बारे में जानने के लिए, कैसे हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या इंसाइट्स हैं, इसके जानने के लिए एक डेलीगेशन की टीम इंडिया विजिट करने आई थी मिड डे मील स्कीम को जानने के लिए। ठीक है, ईरान ने कुछ समय पहले एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट द इजराइल। तो ईरान ने किसके अगेंस्ट ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? तो अगेंस्ट इजराइल, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल को लॉन्च किया गया था इजराइल पे। अब कई सारे ऑपरेशन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की गई है। आप चाहो तो इन सभी ऑपरेशन को पढ़ सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ, बस एक छोटा सा मेरा काम कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो आप मेरे लिए दे ही सकते हो, राइट? तो लाइक बटन पे क्लिक करना कोई भी नहीं भूलेगा। चलिए, अब नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई है जिसने मेनिनजाइटिस की वैक्सीन को रोल आउट करने का काम किया है। नाइजीरिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट अ न्यू वैक्सीन जिसका नाम क्या है? मैन 5CV आपको वैक्सीन देखने को मिलेगी। WHO ने इस वैक्सीन को रिकमेंड किया था जो कि मेनिनजाइटिस से फाइट करेगी। मेनिनजाइटिस जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज होती है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इस नई वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए गावी इसे फंड कर रही है। गावी का मतलब है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो पहली इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को किसने आयोजित किया था? आंसर हो जाएगा नेपाल ने।
तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 2023 में नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज को भी लीगल मैरिज की तरह रिकॉग्नाइज करने का काम किया है। ओके, नेक्स्ट है 10 मल्टी डायरेक्शनल बैंक या फिर मल्टी डेवलपमेंट बैंक ज्वाइंटली लॉन्च ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जिसमें कई सारी कंट्रीज के शेयर होल्डिंग होती है, कई सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है, और किसी एक कंट्री का यहाँ पे कह सकते हो कि हेड या किसी एक कंट्री की नई मनमानी चलती है। ऐसे बैंक्स को हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने मिलकर ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है वॉशिंगटन डीसी में, जिससे जो भी कंट्रीज है जिसमें पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये सभी बैंक्स फाइनेंस करने का काम करेंगे। वो 10 बैंक्स कौन कौन से, तो आप यहाँ पे लिस्ट उसको पढ़ सकते हैं। लिस्ट आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। कितने बैंक्स ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा आपके 10 बैंक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। सो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 की 26वें नंबर की मीटिंग, 26 नंबर की वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की मीटिंग कहां पर हुई थी? नीदरलैंड में हुई थी। इसकी थीम क्या थी? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इसको को होस्ट किया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने, ठीक है। नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने इसको होस्ट किया था। इसका पर्पस क्या था? सस्टेनेबल यूज हमें करना है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ द एनर्जी और बेनिफिट देना है लोगों को। इसका फॉर्मेशन 1923 में हुआ था और यहाँ पे इंडिया ने 1924 में इसको ज्वाइन करने का काम किया था। नेक्स्ट है पहला आसियान फ्यूचर फोरम ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली हनोई वियतनाम में। तो रिसेंटली इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ज्वाइन द फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम वर्चुअली, जिसको हनोई वियतनाम ने आयोजित किया था, जिसकी थीम थी टूवर्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर पीपल सेंटर्ड आसियान कम्युनिटी, ठीक है। 43rd नंबर की जो आसियान मीटिंग हुई थी वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपको आसियान देखने को मिल जाएगा। अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका फॉर्मेशन 1967 में किया गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसके फाउंडिंग फादर्स देखने को मिलेंगे और हर साल 8 अगस्त को हम आसियान डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आप स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में जाते हैं, स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है विद ट्रिक। ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, तो एक बार आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया रशिया कंपनी टू मैनेज श्रीलंका $209 मिलियन चाइना बिल्ड एयरपोर्ट। अब देखिए, एक्चुअली मुझे अल्सर हुआ है, सो इसके कारण थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? श्रीलंका में चाइना ने 209, यहाँ पे चाइना ने क्या किया था? श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप किया था। चाइना का एक पोर्ट है, मतलब चाइना ने बिल्ड किया है, जिसका नाम है मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम हम्बन टोटा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लीज पर इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी को ये चाइना बिल्ड पोर्ट प्रोवाइड किया है, जो हमें मैनेज करना है, और ये डील $209 मिलियन की डील हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन कंपनी जिसका नाम है शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे रशियन कंपनी के लिए 30 साल का एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ यहाँ पे साइन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? डन। चलिए, दुबई अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट। अब दुबई के जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इन्होंने नया पैसेंजर टर्मिनल को अप्रूवल दे दिया है और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 120 बिलियन दिरहम के साथ एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये टर्मिनल रेडी हो जाएगा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको अल मखतूम एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेरू ने डेंगू को लेकर हेल्थ इमरजेंसी कुछ समय पहले डिक्लेयर की थी। स्वीडन ने 32 नंबर के मेंबर की तरह नेटो को ज्वाइन कर लिया था। नेपाल ने पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया था। रशिया के कॉस्मोनॉट हैं जिनका नाम है ओलेग कोनेनेको, ये सबसे लंबे समय तक स्पेस में समय बिताने वाले, लगभग 1000 डेज इन्होंने स्पेस में स्पेंड करने का काम किया है। वहीं ग्रीस ने भी लीगलाइज की है सेम सेक्स मैरिज और इक्वल पेरेंटिंग राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो सेम सेक्स कपल होंगे उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन यूनियन काउंसिल।
यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की जो 6 मंथ की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास आई है? हंगरी के पास आई है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, हंगरी एम टू prioritize यूरोपियन यूनियन कॉम्पिटिटिवनेस, डिफेंस पॉलिसी, माइग्रेशन कंट्रोल एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म। मतलब आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? हंगरी के पास है। हंगरी की कैपिटल आपको बुडापेस्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बन आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेलारूस ने एससीओ ज्वाइन किया है एज अ 10th मेंबर। ठीक है, एससीओ का मतलब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। 24th नंबर की मीटिंग हो रही थी और इसमें 10th नंबर के मेंबर की तरह बेलारूस ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो 24th नंबर की एससीओ की मीटिंग हो रही थी, ये कहाँ पर हो रही थी? अस्ताना में। अस्ताना जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की। और 10th नंबर की मेंबर कंट्री आपको एससीओ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो 25th नंबर की एससीओ काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसको होस्ट कौन करेगा? उस मीटिंग को होस्ट करेगा चाइना। ठीक है, इसके अलावा चाइना की एक सिटी है जिसका नाम है क्विंगडाओ। चाइनीज सिटी है जिसका नाम है क्विंगडाओ। इसको 2024-25 के लिए एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल भी डिक्लेयर किया गया है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एससीओ का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय द 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और एससीओ का जो एक्सपांशन है वो 2017 में हुआ था जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था। फर्दर एक्सपांशन हुआ 2023 में। एससीओ को ज्वाइन किया था ईरान ने एज अ 9th मेंबर। और अब 10th नंबर की मेंबर कंट्री आपको बेलारूस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया आपको ऑब्जर्वर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी एससीओ में। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है अपकमिंग जो मीटिंग होगी ना उसमें इनमें से कोई एक कंट्री एससीओ को ज्वाइन कर लेगा। देखते हैं 2025 की मीटिंग में पता चलेगा। चलिए अब बात करेंगे पैसिफिक ओशियन के बारे में। पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है बनाउतु। बनाउतु जिसकी कैपिटल आपको पोर्ट विला देखने को मिल जाएगी। अब चाइना, चाइना तो आपको पता है ना अलग अलग आइलैंड्स में उनमें इन्वेस्ट करता है, उनको डेट ट्रैप में फंसाता है और डेट ट्रैप में फंसाने के बाद उनके जो एरियाज हैं उनको एनेक्स या एक्वायर करने का काम करता है। तो चाइना जो है वो नया प्रेसिडेंशियल पैलेस बना रहा है और कुछ नई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी बनाने का काम कर रहा है बनाउतु में, जिसके लिए $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रशिया। तो रशिया अपना ऑर्बिटल स्टेशन बना रहा है, मतलब अपना स्पेस स्टेशन आप बोल सकते हैं, और 2033 तक 2033 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा। The scientific and energy module will be launched first in 2027 और completely 2033 तक ऑपरेशन में हो जाएगा रशिया का ऑर्बिटल स्टेशन, जिसके लिए कॉस्टिंग $608 बिलियन रूबल की आपको कॉस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसको रेडी कर रहा है रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है रशिया की जिसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे बांग्लादेश ज्वाइन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज अ 5th फुल टाइम मेंबर। तो रिसेंटली बांग्लादेश ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ फुल टाइम मेंबर। रिसेंटली 8th नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हो रही थी जिसमें बांग्लादेश ने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव और श्रीलंका ऑलरेडी मेंबर हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। तो 5 मेंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नया मेंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश काफी लंबे समय से ऑब्जर्वर स्टेटस में था। अभी सेसल्स, सेसल्स आपको ऑब्जर्वर कंट्री देखने को मिल जाएगा इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, नेक्स्ट है WHO लॉन्च मेड डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कई सारे मेडिकल डिवाइस होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, किसकी एक्यूरेसी कितनी है, कौन सा डिवाइस अच्छा है। अगर बीपी चेक करना है तो बीपी चेक करने के लिए भी आप देखेंगे मार्केट में कितनी सारी कंपनीज आती हैं, कंपनीज होती है, कितने सारे डिवाइसेस आते हैं। तो हमें पहले रिव्यू चेक करना पड़ता है, उनका स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है, एक्यूरेसी सही है कि नहीं, सही इक्विपमेंट है कि नहीं, कई सारा रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो क्यों ना एक पोर्टल या कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए जिसमें दुनिया भर के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कोई भी बायर इजिली प्रोक्योरमेंट कर सके, इजिली इन डिवाइसेस को प्रोक्योर कर सके, खरीद सके। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मेड डिवाइस करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है that provide user with access to information on the medical devices, जिससे पेपर बेस्ड रिसर्च आपका खत्म हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग करने में भी बायर्स को आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस मेड डिवाइस में 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया है जो अलग अलग हेल्थ कैटेगरी जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, कोविड, कैंसर, सभी बीमारियों के जो डिवाइसेस होते हैं उनको कवर करने का काम करता है। ठीक है, डन इतनी चीजें। WHO का फॉर्मेशन 7th of April 1948 जेनेवा में हुआ था। टेड्रोस एधनोम
डायरेक्टर जनरल है। 194 कंट्रीज आपको मेंबर देखने को मिल जाएंगे WHO की। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन द फरीदाबाद। अब इस कहानी को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले CEPI क्या है? CEPI का मतलब होता है कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कई सारे लेबोरेटरीज, कई सारे इंस्टीट्यूट का एक कोलैबोरेशन हुआ है 2017 में। 2017 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के दाओस में। अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक आती है तो क्यों ना इस एपिडेमिक के लिए हम पहले से रेडी कर रहे हैं और अलग अलग जो वायरस वगैरह आते हैं उसका वैक्सीन हम रेडी कर सकें, ठीक है। ये आपका जॉइंट वेंचर मिलेगा कई सारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इसी में इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किया गया। इसकी फैसिलिटी लॉन्च की गई है कहां पर? फरीदाबाद में, ठीक है। CEPI फर्स्ट एशियन एंड 9th लैब इन द वर्ल्ड कहां पर ओपन हो रही है? फरीदाबाद में हो रही है। फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रमाइसेस में एशिया की पहली लेबोरेटरी और वर्ल्ड की 9th नंबर की लेबोरेटरी को ओपन किया जा रहा है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले पैंडेमिक के लिए वैक्सीन रेडी करने में। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस ने रिसेंटली लॉस एंड डैमेज फंड को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है लॉस एंड डैमेज फंड को? आंसर हो जाएगा फिलीपींस, इसका होस्ट बना है, ठीक है। तो फिलीपींस हैज बीन चूजन टू होस्ट द बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएटेड बाय द UN, ठीक है। इस फंड को UN ने क्रिएट किया है और वर्ल्ड बैंक इस फंड को मैनेज करने के लिए एक इंटरिम अथॉरिटी के रूप में काम करता है। जब COP27 नंबर की मीटिंग हो रही थी इजिप्ट में, तब हमने इस फंड के बारे में डिस्कशन किया था, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, ठीक है। ये फंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो लगातार प्रोग्रेस कर रही है, लगातार उनका जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज्यादा है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो आइलैंड नेशंस होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनको पड़ता है। इसलिए इस फंड का इस्तेमाल उन डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टेक्स ओवर द आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर चेयरमैनशिप। तो यहाँ पे आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर चेयरमैनशिप किसको मिली है? इंडिया को मिल गई है 2024-25 के लिए। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। पहले चेयरमैनशिप चाइना के पास थी, चाइना से ये चेयरमैनशिप इसके पास आ गई है, इंडिया के पास हो गई है। राजेंद्र सिंह जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस सेंटर में रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का फॉर्मेशन 1986 में किया गया था। चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इसके फाउंडिंग मेंबर हैं और हेडक्वार्टर बैंकॉक, थाईलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है UN वाटर कन्वेंशन। रिसेंटली एज अ 10th नंबर की मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किसने किया है? आइवरी कोस्ट ने किया है, ठीक है। एज अ 10th अफ्रीकन नेशन, ये 10th नंबर का अफ्रीकन नेशन बन चुका है, ठीक है। अभी जो ट्रिटी है UN वाटर कन्वेंशन, ये 1996 में आई थी। इसका पर्पस है वाटर रिसोर्सेज का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को हमें सॉल्व करना है। हमें किस तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना है। और आइवरी कोस्ट 10th नंबर का अफ्रीकन नेशन बन गया जिसने इस ट्रिटी को साइन किया है। इंडिया टू होस्ट नेक्स्ट क्वाड समिट। तो यहाँ पर देखेंगे एस जयशंकर जी ने रिसेंटली क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को टोक्यो जापान में अटेंड किया था, जो कि जुलाई के मंथ में हुई थी। इस जुलाई के मंथ में डिसाइड किया गया कि 2024 की जो क्वाड समिट होगी उसको USA होस्ट करेगा और अपकमिंग जो 2025 की क्वाड समिट होगी उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि USA जो है वो 2025 की क्वाड समिट को होस्ट करेगा और 2024 की इंडिया क्वाड समिट को होस्ट करने का काम करेगा। तो एट द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इट वाज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड समिट मीटिंग इन 2024 एंड USA विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2025, ठीक है। इतनी बात है। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, जिसमें 4 कंट्री आपको मिल जाएंगी, USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन क्वाड कंट्रीज के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में अगर आप देखेंगे तो COP29 की मीटिंग चल रही है और यहाँ पर इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने लॉन्च किया है? तो COP29 की मीटिंग में अजरबैजान ने लॉन्च किया है। इसमें एनुअली जो टारगेट है वो $300 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए एनुअल टारगेट आपने डिसाइड किया है। क्लियर है? हमारा टारगेट है कि हमें जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का काम करना है। क्लियर है?
तो ये आपको फंड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई। डन। चलिए 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे। जर्मनी ज्वाइन यूनाइटेड नेशन कमांड इन साउथ कोरिया एज अ 18th मेंबर स्टेट। हम सभी को पता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं। इन डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कमांड को स्टैब्लिश किया था, यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कमांड। अब उस कमांड को एक तरीके से बोल सकते हो कि यूएसए उस कमांड को मैनेज एक तरीके से करने का काम करता है, और जर्मनी ने भी इसे ज्वाइन किया है। तो जर्मनी रिसेंट इंक्लूजन इन द यूएस लेड यूनाइटेड नेशन कमांड इन द साउथ कोरिया मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एक्सपांशन ऑफ कमांड मेंबर स्टेट, नाउ टोटलिंग 18 नेशन। टोटल 18 नेशन है जो यहाँ पे कमांडिंग करने का काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कमांड को 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया एग्री टू बाय एडिशनल 251 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द नेपाल। तो नेपाल में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी, उसको इंडियन गवर्नमेंट प्रक्योर करेगी। ठीक है। इसके लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और टोटल 251, अभी मतलब टोटल तो बहुत ज्यादा है, अभी 251 टोटल हमारा टारगेट है कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमको नेपाल से इंपोर्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पे 251 मेगावाट के लिए रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम नेपाल वुड बी एक्सपोर्टिंग पावर टू बिहार थ्रू द मीडियम टर्म पावर सेल एग्रीमेंट। ओके है जी, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए, आने वाले 10 सालों में हमें 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, कहां से? नेपाल से। नेक्स्ट है, पीएम मोदी प्रेजेंट भीष्म क्यूब टू यूक्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू द कीव। तो यहाँ पे कुछ समय पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था यूक्रेन में। ठीक है। जब से इंडिया और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक टाई स्टार्ट हुए हैं, मतलब 1992 से, पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन की कैपिटल कीव को विजिट करने का काम किया। अब यहाँ पे हमने गिफ्ट में क्या दिया? हमने 4 भीष्म क्यूब गिफ्ट किए हैं यूक्रेन को। भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके पोर्टेबल हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, और पहला जो पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया था वो गुरुग्राम हरियाणा में 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ज्वाइंट इनिशिएटिव आपको भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, जिसमें 200 पेशेंट को आप इजिली ट्रीट करने में कैपेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कीव आए थे, किससे? एक स्पेशल ट्रेन से, जो कि पोलैंड से उनको लेकर आई थी। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। रेल फोर्स 1 ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि एक टूरिस्ट ट्रेन हुआ करती थी क्रीमिया के लिए। 2014 में हम सभी को पता है कि रशिया ने क्रीमिया के एरिया को एनेक्स करने का काम किया था। ठीक है। और जो नाम है वो जो बाइडन ने यहाँ पे इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 नाम दिया था 2023 में। डन। नेक्स्ट है, 90 फीट टॉल ब्रोंज स्टैच्यू लॉर्ड हनुमान का यहाँ पे टेक्सास में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन इसका नाम है। तो 90 फीट टॉल ब्रोंज स्टैच्यू है लॉर्ड हनुमान का, जिसको रिसेंटली ह्यूस्टन टेक्सास में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ये 3rd लार्जेस्ट यूएसए का स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड पेगासस एंड ड्रैगन स्टैच्यू इन फ्लोरिडा ही आपको 2 लंबे स्टैच्यू देखने को मिलते हैं यूएसए में। और 3rd नंबर का टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है? लॉर्ड हनुमान की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी टेक्सास में। ठीक है। नेक्स्ट है धुलीखेल। धुलीखेल बिकम द नेपाल फर्स्ट हेल्दी सिटी। तो WHO ने धुलीखेल म्युनिसिपालिटी को रिसेंटली नेपाल की पहली हेल्दी सिटी के रूप में डिक्लेयर किया है। ठीक है। और ये 2nd हेल्दीएस्ट सिटी है एशिया की। ओके। नेपाल जो है उसने 101 नंबर के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन किया है। जैसा कि मैंने बताया, जब COP 21 नंबर की मीटिंग हो रही थी पेरिस फ्रांस में 2015 में, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किया गया था। 99 नंबर का कंट्री स्पेन बन गया था, 100 नंबर का कंट्री परग्वे बन गया था, और 101 नंबर की कंट्री नेपाल बन गया है, और रिसेंटली 104 नंबर की कंट्री आर्मेनिया बन गया है, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है अंगोर वाट नेम्ड मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया। तो यहाँ पर अंगोर वाट टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसे मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है एशिया में बाय द टाइम्स ट्रेवल। ठीक है। कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हन मैनेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो मंदिर है वो लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। 200 एकड़ जमीन में इसको फैला हुआ है। और यहाँ पे खामेर किंग
सूरवर्मन सेकेंड थे जिन्होंने 12th सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि लॉर्ड हिंदू को पहले इनिशियली डेडिकेटेड था। आज एक मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आपको देखने को मिलती है। और 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का काम किया था। अब यहाँ पे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मोस्ट फोटोजेनिक साइट्स हैं, उसमें हमारे इंडिया की भी कुछ साइट्स है, जैसे कि ताजमहल है, फिर इसके अलावा चाइना का ग्रेट वॉल है, म्यांमार का एंशियंट सिटी ऑफ बागान आपको देखने को मिल जाएगा, इंडोनेशिया का आपको बोरोबुदार देखने को मिलेगा, वियतनाम का हा लोंग वे देखने को मिल जाएगा। तो ये भी कुछ साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्तन। तो सिख कम्युनिटी में कीर्तन होता है, पूजा पाठ होती है, भजन होता है, राइट। तो कीर्तन सिख सेक्रेट म्यूजिक नाउ एन ऑफिशियल सब्जेक्ट इन द यूके म्यूजिक एग्जाम। तो यूके में जो म्यूजिक एग्जाम होता है उसमें एक ऑफिशियल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सिख कम्युनिटी का कीर्तन। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अपने करिकुलम में। अगर किसी बच्चे को म्यूजिक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको कीर्तन भी आना चाहिए। पीएम मोदी ने रिसेंटली सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल यूएस के प्रेसिडेंट को गिफ्ट की है। जैसा कि मैंने बताया था, क्वाड समिट के दौरान विजिट पे गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और उस समय यहाँ पर देखो, क्वाड समिट को जब क्वाड लीडरशिप समिट को जब रैप अप किया जा रहा था, तो यूएस के प्रेसिडेंट को हमने यहाँ पर एक सिल्वर हैंड इनग्रेव ट्रेन के मॉडल को गिफ्ट करने का काम किया है। 1 सेकेंड, हाँ। तो वहीं यहाँ पे जो बाइडेन की जो वाइफ है, जिनका नाम क्या है, जिल बाइडेन, उनको पश्मीना शॉल जम्मू एंड कश्मीर से हमने गिफ्ट किया है। ये जो सिल्वर हैंड इनग्रेव ट्रेन मॉडल रेडी किया है, ये महाराष्ट्र के आर्टिस्ट ने इनको डिजाइन करने का काम किया है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स इन्वेस्ट इंडिया न्यू ऑफिस इन सिंगापुर। तो इन्वेस्ट इंडिया का नया ऑफिस सिंगापुर में लॉन्च किया है, जिससे हमारे देश में और भी ज्यादा नया इनोवेशन आएगा, हमारा एफडीआई इंक्रीज होगा और हम यहाँ पे प्रमोशन एंड एक्सपर्टीज को भी शेयर कर पाएंगे एज अ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। फिर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली 9th एडिशन AIIB एनुअल मीट को अटेंड किया था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। 9th नंबर की मीटिंग थी बोर्ड ऑफ गवर्नर की। एक्चुअली जो यहाँ पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, इसमें जितने भी कंट्रीज मेंबर होते हैं, उन सभी कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी भी इसकी मेंबर हैं, इसलिए 9th नंबर की मीटिंग को समरकंद उज्बेकिस्तान में अटेंड करने का काम किया था, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी आपको बैंक का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है। इसने ऑपरेशन 2016 में स्टार्ट किया था। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, 105 मेंबर नेशंस है, एंड जिन लुकिन इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब इंडिया का एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है उल्लास प्रोग्राम। आपने डेफिनेटली उल्लास प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। उल्लास प्रोग्राम हमारे एडल्टी एजुकेशन को सपोर्ट करता है। हमारे देश में वो सारे लोग जो किसी भी वजह से अपने एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर चुके हैं, स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनको वापस से एडुकेट करने के लिए उल्लास स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में। तो ये प्रोग्राम काफी अच्छा प्रोग्राम लगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने भी। तो पाकिस्तान, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकमेंड किया है कि पाकिस्तान को इंडिया के उल्लास स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहिए पाकिस्तान में, अपने एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बदले एशियन डेवलपमेंट बैंक $20 मिलियन का लोन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। डन इतनी चीजें, ओके जी। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 मनीला फिलीपींस में हुआ था। 69 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में 69 नंबर की मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी एड्रेस 79th यूएन जनरल असेंबली सेशन इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे 10 से लेकर 30 ऑफ सितंबर के बीच में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79th नंबर की मीटिंग हो रही थी, जो कि इंडिकेट कर रही थी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में। और यहाँ पर इस मीटिंग को एड्रेस करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। इस मीटिंग की जो थीम है वो है समिट ऑफ द फ्यूचर, और थीम ऑफ द समिट क्या है, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर द बेटर टुमारो। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो कैमरून के प्रेसिडेंट है फिलिमोन यंग, जो कि 79th नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, या उसकी चेयरमैनशिप उनके पास आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए, नाउ बात करते हैं यूएनजीई के बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। क्लियर।
नेक्स्ट है डसॉल्ट एविएशन। आप लोगों ने फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन के बारे में जरूर सुना होगा। डसॉल्ट एविएशन जिससे हमने राफेल परचेस किए हैं, मिराज है ना, और ये जो हमारी फ्लीट है मिराज की या राफेल की, इसको मेंटेनेंस भी लगता है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पे डसॉल्ट एविएशन अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपांड कर रहा है इंडिया में, और अपनी नई मेंटेनेंस यूनिट, अपनी एक नई सब्सिडरी को स्टेब्लिश कर रहा है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसमें 100% ओनरशिप किसके पास होगी? डसॉल्ट एविएशन के पास होगी, अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लगातार ना सिंगापुर की पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉर्स रेसिंग कोर्स था, एक हॉर्स रेसिंग आप कह सकते हो कि क्लब था सिंगापुर में, लगभग 181 ईयर पुराना। अब इसको सिंगापुर गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, और जहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हॉर्स रेसिंग थी उसकी फेयरवेल हो चुकी है। 181 ईयर पुरानी हॉर्स रेसिंग आपको देखने को मिलती थी सिंगापुर टर्फ में, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1842 में की गई थी। नेक्स्ट है, इंडिया को डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है रिसेंटली, ठीक है, और इंडिया 3rd नंबर की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन गई है जिसने इस माइलस्टोन को अचीव करने का काम किया है। ट्रैकोमा एक आई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, डर इतनी चीजें जिसके कारण अंधापन भी हो जाता है। डब्ल्यूएचओ के इनिशिएटिव से इंडिया ने ट्रैकोमा के अगेंस्ट जो फाइट स्टार्ट की थी वो 1963 में की थी। नेक्स्ट है, UNGA elect 18 new member to Human Right Council for 2025 to 27 term। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली 18 मेंबर को इलेक्ट किया है ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 2025 से 2027 के लिए। इसमें बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड जैसी कई सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। ह्यूमन राइट काउंसिल का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। नाउ बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है। अंडर द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होगा, जो नेपाल अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश को देगा, और इलेक्ट्रिसिटी इंडियन ग्रिड से पास होगी। तो इस तरीके से ट्राई पार्टी एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और पहले फेज में 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा टू द बांग्लादेश। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम एग्री टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड टू द मॉरिशियस। तो चागोस आइलैंड आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो इंडियन ओशियन में आपको चागोस आइलैंड देखने को मिल जाएगा। तो चागोस आइलैंड पे लंबे समय से कब्जा किया हुआ था यूनाइटेड किंगडम, और अब डिसाइड किया गया है कि चागोस आइलैंड को मॉरिशियस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। काफी लंबे समय से डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड चीजें ही बता रही हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम ने 99 ईयर के लीज पे डियागो गार्सिया आइलैंड या चागोस आइलैंड लिया था, और लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें हैंड ओवर तो कर रहा है, लेकिन जो मिलिट्री बेस बनाया गया है वो मिलिट्री बेस अभी भी अंडर रहेगा यूनाइटेड किंगडम के। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने अनाउंस किया है जमाइका मार्ग इन दिल्ली। तो यहाँ पे जमाइका का जो हाई कमिश्नर है दिल्ली में, उसके सामने की जो रोड है उसका नाम जमाइका रोड कर दिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिससे हम अपने दोनों देशों के बीच के बायोलिटरल रिलेशन को और मजबूत कर सकें। जमाइका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी। जमाइकन डॉलर इसकी करेंसी है, और आपको जमाइका एक कैरेबियन सी में पाई जाने वाली कैरेबियन कंट्री देखने को मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी इंडिया और जमाइका के बीच में साइन हुए हैं। दोनों कंट्री एक दूसरे के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे, फाइनेंशियल और इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एनपीसीआई के बीच में कॉपरेशन हुआ है कि हम यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को बूस्ट करेंगे। कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को भी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है 2024 से लेकर 2029 के बीच में, ठीक है। अब है स्टडी इन इंडिया कैंपेन। रिसेंटली हुआ क्या था, एक एजुकेशनल शो था यूएई में, ठीक है, 20th नंबर का इंटरनेशनल एजुकेशन शो था यूएई में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी में स्टडी इन इंडिया नाम से एक कैंपेन की शुरुआत इंडिया में की गई है। इसे ऑर्गेनाइज किया था EDCIL ने, जो कि मिनीरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है, ठीक है। एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड EDCIL है, जिसका फॉर्मेशन 1956 के एक्ट के अंदर 1981 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया टू प्रोवाइड $400 मिलियन लोन क्रेडिट स्वेप फैसिलिटी टू द मालदीव। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है मालदीव के डॉक्टर मोहम्मद म्यूजो,
इन्होंने पहला ऑफिशियल बायलैटरल विजिट किया था इंडिया में 6 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर मालदीव को यहाँ पर $400 मिलियन क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की है। ठीक है, Maldives Monetary Authority is eligible for financing support from the RBI amounting $400 million under the US dollar euro swap window and $30 million under the INR मतलब इंडियन रुपी स्वैप विंडो। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है ये 2027 तक वैलिड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब इजराइल, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको यहीं पर मिल चुका है। इजराइल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज ए 69th मेंबर कंट्री के रूप में ज्वाइन किया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हम सभी को पता है 1966 में हुआ था, और अब आपको 69 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। डन इतनी चीजें? ओके, ये ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखेंगे तो ब्रिक्स की इंफॉर्मेशन भी आपको डिटेल में मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया प्लेज $300 मिलियन टू WHO। अब यहाँ पर देखो, WHO को इंडियन गवर्नमेंट $300 मिलियन फंड कर रही है। India, the sixth largest global contributor to the WHO, pledged over $300 million to support WHO core program from 2025 to 2028. ठीक है, 2025 से 2028 के बीच में $300 मिलियन का कंट्रीब्यूट WHO के जो कोर प्रोग्राम है उसमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। इसके अलावा $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जामनगर गुजरात में, जहां पर एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय द WHO। WHO का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में किया गया था जेनेवा में। डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम इसके डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया और स्पेन ने 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर पेड्रोस सैंचेज इनका पहला ऑफिशियल विजिट देखने को मिला। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। 2018 के बाद पहली बार किसी ने विजिट किया है, 18 साल के बाद किसी ने पहली बार विजिट करने का काम किया है, और 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और AI डिक्लेयर किया गया है। क्लियर इतनी चीजें? इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को स्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पर? देखो, आप इनॉग्रेट किया गया है बड़ोदरा में, जहां पे 40 C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का, और एयरबस जो कंपनी है वो स्पेन की कंपनी है, जहां पे C-29 प्लेन को की जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया जाएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, असेंबली लाइन और मेंटेनेंस को फोकस करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, और फाइनली इसको इनॉग्रेट करने का काम किया है। पहला जो C-295 एयरक्राफ्ट है टाटा फैक्ट्री से, उसको सितंबर 2026 में रोल आउट किया जाएगा, और 40 एयरक्राफ्ट की डील हुई है, तो 2031 तक 40 एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा इंडिया और स्पेन के बीच में कुछ और एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, जैसे कि कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों कंट्रीज के बीच में 24 से लेकर 28 तक के लिए। इसके अलावा स्पेन अपना कॉन्सुलेट जनरल बैंगलोर में ओपन करेगा, वहीं इंडिया अपना कॉन्सुलेट जनरल बार्सिलोना स्पेन में ओपन करने का काम करेगा। दोनों के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है। इसके अलावा 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI डिक्लेयर करने का काम भी किया गया है। क्लियर है इतनी चीजें? डन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। डन। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया डोनेटेड सोलर रूफटॉप लाइट इन श्रीलंका रिलीजियस प्लेसेस। अब यहाँ पे हमने श्रीलंका के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, चर्चेज हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस है, उन सब के रूफटॉप पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा, और इंडिया गवर्नमेंट इसको डोनेट कर रही है। ठीक है, इसके अंदर $17 मिलियन का ग्रांट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है रूफटॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए 5000 रिलीजियस साइट में इन द 25 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, ये रिलीजियस साइट कोई भी हो सकती है, और 2025 तक ये प्रोग्राम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिशानायके हैं, कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल को सऊदी अरेबिया में होस्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ था, जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, डांस परफॉर्मेंस हुए। ठीक है, कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया है, जैसे कि पंजाब का भांगड़ा, केरला का मोहिनीअट्टम, उड़ीसी फ्रॉम द उड़ीसा, यक्षगान फ्रॉम द कर्नाटका, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लावनी, कई सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को परफॉर्म किया गया। ठीक है,
वहीं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो ड्रामा है महिषासुर मर्दिनी डांस फॉर्म को भी यहाँ पे परफॉर्म करने का काम किया गया था। ठीक है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाद है और रियाल यहाँ पे करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान एक्सटेंड करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट टिल 2029। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है 5 सालों के लिए। जो करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट है उसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब 24 अक्टूबर 2029 तक, जो कि 24 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रहा था। ठीक है, अभी एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें इस्लामाबाद विजिट किया था डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा और वहां पर ये डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 2015 में हमारी जो उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, उसके बाद जयशंकर जी ने पाकिस्तान की यात्रा की है। करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट को 2019 में एग्रीमेंट को साइन किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिससे हिंदू जो भी सिख कम्युनिटी रहती है इंडिया में वो करतारपुर सिख गुरुद्वारा विजिट कर सकती है। ठीक है, ये कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा। 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ठीक है, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान प्रोविंस में। करतारपुर जो है वो लोकेटेड है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रावी नदी के किनारे। ठीक है, जो सिख धर्म के फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने अपने जीवन के लास्ट जो ईयर्स हैं वो करतारपुर में ही बिताए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अजोर्स एस्टेब्लिश लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन द नॉर्थ अटलांटिक। तो अजोरे या अजोर्स आपको एक आइलैंड नेशन देखने को मिल जाएगा नॉर्थ अटलांटिक में, और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया को डेवलप किया जा रहा है। ये जो अजोरे आइलैंड है ये पोर्चुगल आइलैंड है, मतलब पुर्तगाल का आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। कैपिटल ऑफ पोर्चुगल लिस्बन है, करेंसी यहाँ पर यूरो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे मॉरिशियस फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ रुपी लोन अंडर द आइडियाज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आइडिया। आइडिया का मतलब है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, ये प्रोग्राम 2003-4 के बजट में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था हमारे आपको जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको हमें कंट्रीब्यूट करना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और 200 करोड़ रुपए के इनिशियल कॉर्पस के साथ इसको लॉन्च किया गया था। तो इस आइडिया प्रोग्राम के अंदर पहली बार इंडियन रुपी में लोन प्रोवाइड किया जा रहा है मॉरिशियस को। तो इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट 487 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी असिस्टेंट स्कीम आइडिया प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो पाइपलाइन है मॉरिशियस की उसकी डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा। करेंसी क्या है, मॉरिशियन रुपया आपको देखने को मिल जाएगी। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली अपना एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ओपन किया है दुबई में बाय द 2025। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि ये अपना एक रिसर्च सेंटर दुबई में स्टेब्लिश करेगा जो कि रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेगा। कहाँ? दुबई में 2025 तक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कहाँ पर ओपन होगा? दुबई में ओपन किया जाएगा। डन। तो ये हमारी कंप्लीट न्यूज यहाँ तक हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लास्ट 10 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया है, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। आपके आने वाले हर एक एग्जाम में ये यूजफुल रहेगा 100%। एक बार आपका एग्जाम हो जाएगा तब मैं आपको एग्जाम एनालिसिस करके भी दिखाऊंगी कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप विजिट कर लीजिएगा। वहां पर मैगजीन सेक्शन में विजिट करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।